चलिए जी, गुड आफ्टरनून। कर रहे हैं स्टार्ट। कल होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन दिए थे, दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 20 और 21। तो क्वेश्चन नंबर 20 पहले मैं आपको मैच करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 मैच करवा रहा हूँ। आप लोग पहले मैच कर लो, जो जो गलतियां होंगी उसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 पे खोल लिया सबने क्वेश्चन नंबर 20? मनन, कब तक बैग खोलने के वैसा इरादा था हमारा? आज वैसे हमारी क्लास लेट हो चुकी है, 41 हो चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 20 की फर्स्ट एंट्री देखना क्या है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्स्ट एंट्री 20th की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और उसी के साथ ही आ जाएगी कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। या फिर आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। खुशलीन, आप होमवर्क करके आए थे? करके आए हो कि नहीं? फिर हाँ क्यों कर रहे हो? आपको पता है झूठ बोलने की कितनी बड़ी पनिशमेंट है यहाँ पे? नवजोत, आपने किया था? नहीं। कौन कह रहा है? आप कह रहे हो? चलो मैं नोट्स दूंगा, अब मैं कल से देखूंगा कौन सा बहाना लगाते हो। नोट्स नहीं है? कहाँ है आपके नोट्स? आप छुट्टी के बाद 5 मिनट रुकना मेरे पास, ठीक है। आपको नोट्स भी दूंगा, आपसे पूछूंगा भी सी सारी चीजें। नहीं नहीं, आज लेट जाना। एंट्री नंबर 2, पे टू सीता इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू। सीता अकाउंट डेबिट 10,000, सीता अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 9650 टू डिस्काउंट रिसीव 350। उसके बाद है थर्ड एंट्री परचेज मशीन। सेकंड वाली है सीता अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 9650 टू डिस्काउंट रिसीव 350। जिसने नहीं किया साथ साथ जल्दी जल्दी करते चले जाओ ना। उसके बाद थर्ड एंट्री है परचेज मशीनरी बाय गिविंग चेक एंड पेड वेजेस। थर्ड एंट्री है मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,25,000 टू बैंक 3 लाख टू कैश 25,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,25,000 टू बैंक 3 लाख टू कैश 25,000। एंट्री नंबर 4 इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले नोट्स में से एंट्री नंबर 4 को। ब्रिक्स ₹4 लाख एंड टिम्बर 10 लाख परचेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कह रहे हैं हमने क्या किया, हमने ना बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स और टिम्बर परचेज किए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। द पेमेंट वॉज मेड थ्रू द चेक। इसको आप लिखते हो बिल्डिंग मटेरियल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने बिल्डिंग बनाने के लिए ये चीज ली है। तो आप या तो बिल्डिंग लिख सकते हो या फिर बिल्डिंग मटेरियल लिख सकते हो, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। कह रहे हैं हमने एक ओल्ड मशीनरी खरीदी है, 5,000 रुपये उसके कैरिज के लगे, 20,000 रिपेयर के लगे, एंटायर पेमेंट थ्रू द चेक। ये एसेट्स है, तो जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देते होते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,25,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,25,000। और उसके बाद है पेड 2,500 फॉर रिपेयरिंग द फर्नीचर। यहाँ पे हम फर्नीचर नहीं खरीद रहे, रिपेयर करवा रहे हैं, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। सिक्स वाली जो एंट्री बनेगी ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं बनेगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगी। अगर फर्नीचर परचेज किया होता तो फर्नीचर आता। 21 का फॉर्मेट बनवाओ, ये मैं खुद करवा रहा हूँ। कौन सा नोट्स मिले नहीं क्या? आया नहीं ना 2 दिन। अभी मेरे को ना ड्रॉर में से निकालने पड़ेंगे, छुट्टी बाद देता हूँ, ठीक है। अभी गुरुविलास के साथ देख लो ये कहीं पे। 21 का फॉर्मेट बनाओ। गुरकिरत दिख रहा है पीछे से? नोट्स दिख जाएंगे जो मैं लिखूंगा। 21 का फॉर्मेट।
फर्स्ट एंट्री देखना 21 की, बन गया फॉर्मेट सबका। 21 की फर्स्ट एंट्री है, मनन बन गया फॉर्मेट? नोट्स में से देखो, पहले एंट्री देखो। सीता स्टार्टेड बिजनेस with rupees 1 lakh borrowed from her friend and 50,000 of his own and goods worth rupees 20,000। सीता मैया जी थे एक, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए तो उन्होंने उधार लिया अपने फ्रेंड से, 50,000 ऑफ हिज ओन यानी कि 50,000 की अपनी खुद की कैपिटल लगाई। 50,000 ओन को क्या बोलते हैं, कैपिटल, मतलब जो हमने अपना खुद का पैसा लगाया। और 20,000 रुपए की ना उनके पास गुड्स पड़ी थी घर पे या उनके पास पर्सनल थी, तो वो भी उन्होंने बिजनेस में लगा दी। तो बताओ बिजनेस में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है? 1,70,000 ना। 1 लाख रुपए मैंने फ्रेंड से उधार ले लिया, 50,000 मेरे पास खुद का था। नवजोत यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव बैठो। 1 लाख रुपए फ्रेंड से लिया, 50,000 रुपए मेरे पास खुद थे, कितना हो गया, 1.5 लाख। 20,000 रुपए की गुड्स भी मैंने बिजनेस में लगा दी, मतलब मेरे पास स्टॉक था किसी चीज का, मैंने वो भी बिजनेस में लगा दिया। तो बिजनेस की टोटल कैपिटल कितनी हुई, 1,70,000। सॉरी 1,70,000 का हाँ टोटल बिजनेस हो गया, जिसमें से 70,000 मेरा खुद का था, मतलब 50,000 रुपए अपने और 20,000 की गुड्स। 1 लाख किससे था, लोन लेके। बिजनेस में क्या क्या आया, बिजनेस में एक तो कैश आया। बिजनेस में कितने का कैश आया, 1,50,000 का, जो 1 लाख मैंने उधार लिया था और 50,000 अपना था, और 20,000 रुपए का स्टॉक आया। तो फर्स्ट एंट्री हम कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री बिजनेस में क्या आया, सबसे पहले एक तो आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में 1 लाख प्लस 50,000। 1 लाख रुपया उधार लिया था, 50,000 मेरे पास था, तो बिजनेस में तो 1.5 लाख का कैश आ गया। और साथ में गुड्स भी तो आई, तो गुड्स को क्या लिखते हैं, गुड्स को लिखते हैं स्टॉक। जब सामान हम खरीदते हैं तब लिखते हैं परचेज, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपनी गुड्स बिजनेस में लगा देते हैं तब उसको बोलते हैं स्टॉक। 20,000 का मैंने स्टॉक लिया, तो देखो 1,70,000 पे बिजनेस में आ गए। आपने अब ये नहीं देखना सर 1,70,000 थोड़ी या 1,50,000 आए, मतलब टोटल सामान तो 1,70 का आ गया ना, 1.5 लाख कैश आ गया, 20,000 की गुड्स आ गई। टू कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल कितनी लगाई है प्रोप्राइटर ने खुद, 70,000 रुपए, 70,000। 50,000 पे उसने कैश लगाया था, 20,000 की गुड्स लगाई थी, तो उसकी तो 70 पे था, 70,000 की प्रॉपर्टी थी ना। बाकी टू लोन फ्रॉम फ्रेंड, बाकी 1 लाख का लोन हो गया। लोन फ्रॉम फ्रेंड, मुझे बताओ फ्रेंड रिसीवर है या गिवर है, गिवर है, तो गिवर के लिए कौन सा रूल होता है, पर्सनल। और क्या रूल होता है वो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पहले आप इसको लिखो, लोन फ्रॉम फ्रेंड को गिवर हेंस क्रेडिट एज पर पर्सनल रूल। ये कौन हो गई, ये हो गई गिवर, हेंस क्रेडिट हो जाएगा एज पर पर्सनल रूल। नरेशन लिखो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। पेपर में आपको नरेशन पता है क्या लिखनी है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम की वजह से जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। पेपर में आपको जो नरेशन लिखनी है ना, तो लिखना है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स। ठीक है, तो हमने बिजनेस में क्या क्या लेके आए थे, कैश और गुड्स। एंट्री नंबर 2, गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 सोल्ड टू बाबू एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33%। इसका सिंपल मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मतलब होता है 1/3। पहले तो लिख लो, इसका सिंपल मतलब होता है 1/3। 33.33% अपने आप में 1/3 होता है ना। मुझे बताओ 50% कितना होता है, 1/2 यानी कि हाफ होता है ना। किसी भी चीज को अगर मैं बोलूं कि 50%, 50% का मतलब होता है आधा मेरा आधा तेरा। 50% को अगर मैं सोल्व करूं तो 1/2 बन जाता है। अगर हम 33.33% की बात करते हैं, उसका मतलब होता है 1/3। ठीक है, कह रहे हैं गुड्स आपने कितने की ली थी, 1,20,000 की, सेल की है 1/3 प्रॉफिट पे विद ट्रेड डिस्काउंट 15%। हाफ पेमेंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली। बहुत आसान एंट्री है ये वाली, तो कई बार की हुई है। तो सबसे पहले सेल प्राइस निकाल लो, सेल प्राइस कितने का हो गया, 1,20,000 था, प्लस इसके ऊपर आपने प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना था 1/3। तो 1,20,000 का 1/3 कितना होता है, 1,20,000 का 1/3 40,000। तो टोटल सेल प्राइस कितने का हो गया, 1,60,000 का।
मतलब 1,20,000 वाली चीज आप कितने में बेच रहे हो? 40,000 प्रॉफिट ऐड करके 1,60,000 की। लेकिन साथ साथ इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। आपने कस्टमर को बोला हम आपको पूरी 1,60 की नहीं देंगे, आपको हम डिस्काउंट देंगे। किसका है? दोस्त का तो रख दो भाई, दोस्त को तो बोल दिया करो, स्टेटस लगा दो अपने 3:30 to 4:30 नो डिस्टर्बेंस। फोन सिर्फ घर वालों का उठाना अलाउड है, वो भी अगर फोन वो दूसरा या तीसरा आ रहा हो तो। चलिए जी, 1,60,000 का हम सामान बेचना चाहते थे, लेकिन हमने बोला हम आपको डिस्काउंट देंगे, हमारी दुकान से सामान खरीदो हम आपको देंगे डिस्काउंट 15%। तो इसका 15% निकालो, ट्रेड डिस्काउंट। 1,60,000 का 15% 24,000, माइनस कर दिया 24,000। तो आपने सामान कितने का सेल किया, तो इसको लिखते हैं सेल प्राइस। कितना आएगा ये? गुरुविलास साथ साथ क्वेश्चन करना भी है, कितना आएगा? 136। पक्की बात है? चलो मान लेता हूं फिर मैं, कोई बात नहीं अगर आप कह रहे हो। अब इसमें से कह रहे हैं कि हमें हाफ पेमेंट मिली है, तो पहले हम सेल की एंट्री कर देते हैं एक बार के लिए। दो अलग अलग एंट्री करना चाहते हो कि एक इकट्ठी एंट्री करना चाहते हो? पहले मैं कंबाइंड एंट्री करवा देता हूँ। 1,36,000 में से ना हमें आधे पैसे अभी के अभी मिल गए, 68,000। पक्की बात है? सच बोल रहे हो ना? तो कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिल गया उसमें कैश को डेबिट कर दो, जितना पैसा नहीं मिला उस पर्सन के नेम को, बाबू अकाउंट डेबिट। मतलब कि कहने का मतलब ये हो गया कि आपने आधा सामान कैश पे बेचा, आधा सामान उधार पे। जो सामान आपने कैश पे बेचा तो उसके सामने कैश आ जाता है, जो सामान आपने उधार बेचा तो उसमें उस पर्सन का नेम आ जाता है। टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स में तो यही आ जाएगा 1,36,000, या फिर इन दोनों का टोटल कर दो 68 प्लस 68 का 1,36,000 बीइंग गुड्स सोल्ड। रजत विजिबल है पीछे से? समझ में आ गई ये दो एंट्रीज? चलें जी आगे। एंट्री नंबर 3, sold goods rupees 10,000 and amount due was adjusted towards purchase of equal amount for personal use। इसको डालो जी डबल स्टार। ये कहां से उठाई है ये वाली मैंने एंट्री? ये वाली एंट्री उठाई है मुकस स्कूल के क्वेश्चन पेपर से। 3-4 साल पहले क्वेश्चन पेपर आया था। मुकस स्कूल वाले कौन कौन है यहाँ पे? ये मुकस स्कूल की जर्नल एंट्री है, थर्ड वाली। तो आपने लिखना है तो लिख लेना, मैं तो अपने हिसाब से वो साइन डाल देता होता हूँ ई का। ई मतलब एग्जाम का क्वेश्चन। एक बार एंट्री समझना, आपको समझ में आ रही है? वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने किसी को सामान बेचा 10,000 का, और उससे मैंने सामान खरीद भी लिया 10,000 का, लेकिन वो सामान मैंने खरीदा पर्सनल यूज का। क्या किया मैंने? 10,000 का ना किसी को सामान बेचा। देखो यहाँ पे मैं खड़ा हूं टाई शाई पहन के, यहाँ पे एक छोटा सा बंदा खड़ा है एक और। मैंने इसको सामान बेचा 10,000 का, इसने मुझे सामान बेचा 10,000 का, हिसाब बराबर हो गया ना? लेकिन यहाँ पे क्या किया, ये वाला सामान मैं घर पे लेके चला गया अपने हाउस। पर्सनल यूज लिखा हुआ है ना, तो पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग, जबकि बिजनेस में से सेल हो गई तो इसकी एंट्री बनती है। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है, ये याद रखना। एंट्री नंबर 3, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर सेल क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने सामान बेचा है ना। सर फिर ड्राइंग क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जो मैंने सामान परचेज किया वो मैंने बिजनेस के लिए नहीं परचेज किया। क्या के लिए परचेज कर लिया? घर के लिए। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या थी? 10,000, ये 1,000। नरेशन लिखो, मैं फिर से स्किप कर रहा हूं, मेरे पास जगह की शॉर्टेज पड़ गई। नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड गुड्स परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज। बीइंग गुड्स सोल्ड एंड गुड्स परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज। एंट्री नंबर 4,
आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड प्रीपेड रेंट, एक एंट्री में दो दो ट्रांजैक्शन पूछ ली। सबसे पहले वेजेस वाली करते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस वाली एंट्री कल भी की थी हमने बहुत बार। वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस हमारा खर्चा होता है ना, जो हमने वर्कर्स को पैसे देने हैं, तो खर्चा जो होता है हमेशा डेबिट होता है। वेजेस अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस। कल ऐसे ही रेंट वाली आई थी ना, रेंट आउटस्टैंडिंग वाली, तब हमने किया था रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। आज वेजेस है तो बस नेम चेंज हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। अमाउंट क्या है वेजेस की, नरेशन लिखो बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग। गुरविलास आपकी फेवरेट एंट्री आ गई, प्रीपेड रेंट वाली एंट्री क्या करें, कल आपने 2 बार बताई थी। प्रीपेड क्या है, रेंट है। प्रीपेड रेंट 1000, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। फोर्थ वाले की सेकंड पार्ट है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू रेंट अकाउंट। नरेशन लिखो इसकी, नरेशन लिखो बीइंग प्रीपेड रेंट एडजस्टेड। बीइंग प्रीपेड रेंट एडजस्टेड। जब भी आउटस्टैंडिंग होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा, प्रीपेड होगा तो डेबिट में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पैसे देने हैं, प्रीपेड का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। मतलब दोनों में से कोई भी सिचुएशन नेचुरल नहीं है, कोई भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, आपने काम करवा लिया वर्कर से और अभी पैसे नहीं दिए। प्रीपेड का मतलब होता है काम नहीं करवाया, पैसे एक्स्ट्रा दे दिए। तो प्रीपेड रेंट जो होता है हमेशा डेबिट में आता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमेशा, या आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा हो, क्रेडिट में। एंट्री नंबर 5, पेमेंट गिवन टू विशु ऑन बिहाफ ऑफ गगन। अब यहां तक फिर से एक एंट्री है, इसके बाद फिर से अलग एंट्री है। ये भी आपके मुकत स्कूल की एंट्री है, 5th नंबर। 3rd नंबर भी मुकत स्कूल का एग्जाम क्वेश्चन था, 5th नंबर भी। पेमेंट गिवन टू विशु ऑन बिहाफ ऑफ गगन। बस मेरे को ये बताओ, बिजनेस में से सिर्फ यहां तक बतानी है अभी 2000 रुपए तक, बिजनेस में कैश आया कि गया, लाइन पढ़ के बता दो। पेमेंट गिवन है ना, यानी कि कैश गया, तो कैश तो टू वाली साइड आएगा। अब डेबिट क्या आ जाता है, उस पर्सन का नेम। क्यों, क्योंकि गगन रिसीवर हो गया, तो गगन अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री नंबर 5, गगन अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, दोनों सेपरेट करवाऊंगा। ऊपर 4th वाले भी, मतलब वो है ट्रांजैक्शन एक। मुकत स्कूल वाले ना एक्चुअली बड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं, वो जान के एक ट्रांजैक्शन देते हैं, उसमें एंड या कोमा डाल के ना डबल कर देते हैं। तो फिर मैं इस हिसाब से क्वेश्चन बनाता हूं ताकि आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सको। तो गगन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या थी, 2000 है कि 100, 2000। एंड के बाद पढ़ो, एंड के बाद दिया हुआ है फर्दर ₹3500 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ऑन बिहाफ ऑफ जीतू। पैसे मिले या पैसे गए, मिले हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट, डेबिट। जो चीज आ रही है वो डेबिट, तो करो कैश अकाउंट डेबिट। कर रहा हूं, उसकी नरेशन अभी स्किप कर दो, कोई बात नहीं, कर रहा हूं, 1 मिनट ना। कैश अकाउंट डेबिट। अब मेरे को ना आप ढूंढ के बताओ, यहाँ पे 2 गिवर दिए हुए हैं, 2 पर्सन के नेम दिए हुए हैं ना। अब जिस पर्सन का नाम ऑन बिहाफ होता है ना, उसका नेम आता है ऑन बिहाफ। चाहे मुझे मोहन से पैसे मिले हैं, लेकिन मुझे तो नहीं मिलने चाहिए थे ना। एक बार के लिए ये पैसे मेरे पास आ गए, फिर जब मोहन आएगा वो वापस सॉरी जीतू आएगा, वो वापस मुझसे लेने भी तो आएगा ना। तो बस आपने एक लाइन याद रखनी है, जिसके बिहाफ पे पैसे मिल रहे हो ना, फिर उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे किसके बिहाफ पे पैसे मिले हैं, तो टू जीतू लिख दो। अमाउंट क्या थी,
सर हमें एक बार से फिर से ये लॉजिक समझा दो, हमें लॉजिक समझ नहीं आया। अब ध्यान से सुनो लॉजिक। सबसे पहले नरेशन लिखो सेकंड वाले की, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ जीतू। नरेशन लिखो, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ जीतू। कोई है? चलो अब आप लॉजिक सुनो। इसका लॉजिक क्या होता है कि सर हमें पैसे तो मोहन से मिले, तो इस केस में तो मोहन गिवर है ना, तो मोहन का नेम आना चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है क्या सोचना है, मोहन से हमें पैसे मिलने तो नहीं चाहिए थे ना। देखो जीतू ने पैसे लेने थे मोहन से, समझ लो जीतू घर पे नहीं था, तो जीतू ने हमें फोन कर दिया, कहते एक ना मोहन नाम का बंदा आ रहा है, उससे पैसे ले लो। मैंने कहा ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे फिर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही क्यों कर रहे हो जब आपको पैसे नहीं मिलते? तो बिजनेस में ना सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है, चाहे क्रेडिट की हो, चाहे कैश की हो, चाहे हमें पैसे मिलने हैं चाहे नहीं मिलने। तो पहला मेरे को अब दो इंपैक्ट सोचने हैं। पहला इंपैक्ट तो मुझे ये बताओ नवजोत, थोड़ा सा एक्टिव। फर्स्ट इंपैक्ट मुझे ये बताओ, क्या बिजनेस को यानी कि हमें पैसे मिले हैं कि नहीं मिले? साफ साफ मिले हैं, मोहन से मिले हैं, इसलिए पहले तो मैंने कैश को डेबिट कर दिया। एक चीज समझ में आ गई, फर्स्ट इंपैक्ट। अब सेकंड में मैं क्रेडिट किसको करूं ताकि ये डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर हो जाए, अदरवाइज तो जर्नल एंट्री इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो अगर मैं मोहन लिख देता हूं ना, तो इसका मतलब है मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि मोहन का अकाउंट ना तो मैंने खोल रखा है, ना ही मोहन को मैंने कभी सेल की थी। मुझे पैसे क्यों मिल रहे हैं? मैंने कौन सा कभी सेल की थी, ना ही मैंने कभी सेल करनी है। लेकिन ये वाले जब पैसे मेरे हाथ में आए हैं, गुरकिरत मुझे बताना, जो ये वाले पैसे मोहन ने मुझे दिए हैं, मेरे हाथ में आए हैं, क्या ये मेरे पैसे हैं या नहीं? किसके पैसे हैं ये? जीतू के। तो मुझे ये वाले पैसे जीतू को वापस करने पड़ेंगे ना कुछ दिनों के बाद, जब जीतू वापस लेने आएगा। तो जो पैसे मैंने देने होते हैं, मैंने कल भी क्या बताया था, जो पैसे मिलने होते हैं एसेट्स, जो पैसे मुझे पे करने होते हैं वो लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी के लिए फोर्थ रूल आता है, मॉडर्न रूल। वो क्या बोलता है? डेबिट कर दो सभी एसेट्स को और क्रेडिट कर दो सभी लाइबिलिटीज को। तो इसको हमने क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि इट इज अवर लाइबिलिटी। ठीक है, अब इसके नीचे लिखो रीजन। यहां पे आपके पास थोड़ी सी जगह होगी, नरेशन के बाद, नरेशन के बाद लिखो रीजन। लिखो जीतू, जीतू अकाउंट इज नाउ और लाइबिलिटी। जीतू अकाउंट इज नाउ और लाइबिलिटीज because we have to pay this money, to Jeetu, so Jeetu will be credited as a liability. So Jeetu will be credited as a liability, and liability is always credit. So Jeetu will be credited as liability and liability is always credit. प्रिया आप पेपर पे क्यों लिख रहे हो? कॉपी। अच्छा, आई थिंक कुशलीन आप भी पेपर पे लिख रहे हो, कॉपी है? अच्छा, किसका फोन बजा? चलो लास्ट एंट्री, परचेज अ प्लांट 1,50,000 फ्रॉम SK, कैरेज 12,000, पेड थ्रू द चेक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड 3,000। अब ये फिर से एसेट्स है, एसेट्स के साथ वाले सारे खर्चों को हम ऐड कर देते हैं ना। जब भी हम एसेट्स खरीदते हैं तो उसके साथ जो भी खर्चे हैं उसको ऐड कर दो। तो टोटल प्लांट कितने का हुआ? प्लांट का मतलब होता है मशीन, प्लांट का मतलब होता है मशीनरी। तो 1,50,000 ये हो गए, 12,000 ये, 1,65,000। उसमें से हमने चेक कितने का दिया है? चेक दिया सिर्फ 1,62,000 का, 1,62,000 का, 150 का ये और 12,000 का ये। बाकी जो ये लिखा हुआ ना इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, यहाँ पे चेक नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि मेरी मशीन कितने की है, 1,65,000 की। सर ये कैसे आया?
तीनों का टोटल कर दिया। उसमें से चेक के बारे में सिर्फ एक तो ये वाली बात कर रहे हैं 150 की प्लस 12,000 की, तो यानी कि 1,62,000 चेक के थ्रू पे किया। बाकी कितना बच गया? 3,000 ये आपने कैश के थ्रू पे किया। हाँ जी, कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा, मेरे इधर नहीं लिखा हुआ, बाकी यहां तक ठीक लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे 3,000 के बाद लिखा हुआ है इन कैश। हाँ वही, मतलब पेड इन कैश सिर्फ 3,000 के साथ लिखा हुआ ना। ठीक है, फिर जो मैंने लिखा है वो भी तो ठीक ही लिखा है ना वैसे, कि कोई डाउट है इसमें? वो थोड़ी सी हो सकता है मैंने ना ये वाली कॉपी आपके प्रिंट देने से पहले सेव कर ली थी अपने लिए, तो हो सकता है कुछ चेंजेस किए हों छोटे मोटे। तो एंट्री करो, प्लांट अकाउंट डेबिट। प्लांट तो मेरे पास आया 1,65,000 का। गुरकिरत समझ आ रहा है आपको? प्लांट क्या होती है? एसेट्स, और एसेट्स के लिए रियल रूल लगता है, वो कह रहे हैं डेबिट कर दो। तो अगर बिजनेस में एसेट आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। प्लांट अकाउंट डेबिट। अब यहां से जा क्या क्या रहा है? एक तो बैंक है ना, एक कैश जा रहा है और एक बैंक जा रहा है। तो बैंक गया 1,62,000 का और कैश गया 3,000 का। नरेशन लिखो, बीइंग प्लांट परचेज्ड, बीइंग प्लांट परचेज्ड। देखो इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है, कोई भी एंट्री पूछनी हो आराम से पूछ लो, दोबारा से समझा दूंगा अगर किसी भी एंट्री में कोई डाउट आया है तो। अब यहाँ पे ना आप एक काम और करो प्लीज, एक ना 7th एंट्री नोट्स में ही लिख लो। 6th के बाद देखो थोड़ी सी अगर स्पेस है एक लाइन की, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली एंट्री और मैं करवाना चाहता हूं आपको 3rd के कंपैरिजन में। इसी क्वेश्चन को ना जैसे 6 एंट्री थी ना, तो नोट्स में 7th एंट्री लिखो यहाँ पे 6 के नीचे, गुड्स सोल्ड। आप लोगों के पास नोट्स नहीं है, चलो कोई बात नहीं। गुरविलास जल्दी लिखो यार। 7th एंट्री, गुड्स सोल्ड ₹10,000, गुड्स सोल्ड ₹10,000 and amount due was adjusted towards purchase of goods, adjusted towards purchase of goods। ये आपकी एंट्री ना 3rd एंट्री की तरह है। देखो 3rd एंट्री भी सेम थी, बस यहाँ पे मैंने पर्सनल यूज नहीं लिखवाया। मैंने किसी को सामान बेचा 1,000 रुपए का कि 10,000, 10,000 का, उससे 10,000 का सामान खरीद भी लिया। एक इम्पैक्ट क्या होता है कि सर 10,000 ही देने हैं, 10,000 ही लेने हैं, एंट्री मत करो। लेकिन कल आपको सिखाया था ना मैंने कि एंट्री तो करनी पड़ेगी, तो 10,000 की परचेज की एंट्री कर दो, 10,000 की सेल की। पहले आप अपनी 3rd एंट्री देखो। 3rd एंट्री में हमने क्या किया था? 3rd एंट्री में हमने किया था ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल। क्यों? क्योंकि वो वाला सामान हम घर पे लेके चले गए थे। तो जब चीज हम घर के लिए लेके चले जाते हैं यानी कि पर्सनल के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। लेकिन यहाँ पे तो कहीं नहीं दिया हो ना घर के लिए लेके चले गए, तो आपने अपने आप एज्यूम कभी भी नहीं करना कि सर हो सकता है ये सामान हम घर ले गए हों। जब घर लेके गए होंगे तब दिया होगा कि पर्सनल यूज है, प्राइवेट यूज है, रेजिडेंशियल यूज है। तो यहाँ पे अब एंट्री क्या हो सकती है, कोई गैस कर सकता है? 10,000 का सामान खरीदा है, 10,000 का सामान बेचा है, बहुत इजी एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल, बात खत्म। परचेज हमेशा डेबिट में आता है, सेल हमेशा क्रेडिट में आता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपका जब मैं टेस्ट लूंगा ना, ये वाली एंट्री पक्का डालूंगा, तो एक एंट्री मैंने आपको बता दी, तो आप जैसे मर्जी लिख लो नोट्स के साथ में कि टेस्ट में ये एंट्री आएगी, टेस्ट लिख लो कुछ भी। ये एंट्री मैं पक्का डालने वाला हूं जब भी आपका टेस्ट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 का फॉर्मेट बनाओ।
एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ शंकर स्टोर्स। तो अब आपने ऊपर पता क्या लिखना है, हेडिंग जर्नल इन द बुक्स ऑफ, ऊपर अब हेडिंग आपने ये वाली डालनी है, जर्नल इन द बुक्स ऑफ शंकर स्टोर। सर पहले तो आपने ऐसी कोई नहीं लिखी थी, आप सिर्फ ऊपर जर्नल लिख देते थे, क्योंकि पहले ना किसी मालिक का नेम नहीं दिया होता था दुकान का। अब दुकान का नेम दिया हुआ है तो वो भी लिखना है, जर्नल इन द बुक्स ऑफ शंकर स्टोर। सर कोई ऐसे चैप्टर करवाओ ना जहाँ पे हमारे फॉर्मेट ना आए, हम तो लाइनें लगाते लगाते थक जाते हैं। पर बेटा ऐसे खुश नसीब दिन आपको अकाउंट्स में तो नहीं मिलेंगे। शुरू से लेके एंड वाले चैप्टर तक फॉर्मेट्स तो बने रहेंगे। फॉर्मेट से क्या होता है, जल्दी समझ में आता है। सर हमें तो मुश्किल लगता है, आपको नहीं, जो दुकान के मालिक होते हैं ना, क्योंकि ये सब काम कौन करते हैं, अकाउंटेंट। मालिकों को थोड़ी ना पता होता है, मालिक तो लास्ट में ट्रांजैक्शन देखते हैं, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कितने की गाड़ी बच गई हमारे पास, कितने का सामान बच गया। तो उनको थोड़ा सा समझाने के लिए ये करना पड़ता है। तो अब आप माइंड प्रिपेयर कर लेना, आखिरी चैप्टर तक भी आपके ऐसे कोई ना कोई फॉर्मेट होते रहेंगे। इस चैप्टर को ये वाला पूरा हफ्ता लगेगा, अभी 5 दिन। चलिए जी, फर्स्ट एंट्री फॉर्मेट बन गया सबका, आपको समझ में आ रहा है। क्लासेस लगाई आपने कुछ, कितनी? अच्छा 4 लगा ली हैं, गुड। मेरे को नोट्स दिखाना, नोटिंग की थी, नोटिंग कर ली 4 क्लासेस की। चलो फर्स्ट एंट्री है, अप्रैल 2018 का साल है और 1 अप्रैल की एंट्री है। अब ये है 1 अप्रैल, स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख, पेड इनटू बैंक 4 लाख। स्टार्ट किया बिजनेस 5 लाख रुपए से, एक 4 लाख रुपए हमने सीधा पहले ही दिन बैंक में जमा करा दिए। तो बिजनेस में कितना पैसा बचा, 1 लाख। बैंक में कितना आया, 4 लाख। टोटल बिजनेस कितने से स्टार्ट किया था, 5 लाख से। तो कैश के अकाउंट को डेबिट कर दो, अप्रैल 2018। देखो इसकी 2 एंट्रीज करवाऊंगा मैं पहले आपको ना, फिर कंबाइंड करवाऊंगा। ट्रांजैक्शन 2 हैं। सबसे पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से, तो पहली एंट्री करो, बिजनेस में कैश कितने का आया, 5 लाख का। सर अभी तो आपने बोला था 1 लाख का, वो भी करवाऊंगा, 5 लाख। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते हुए जो भी हम पैसा डालते हैं ना बिजनेस में, उसको बोलते हैं कैपिटल। गुरकिरे समझ आया, जब भी हम नया बिजनेस खोलते हैं ना, मतलब नवी दुकान खोली अपा, जिन्ना भी पैसा लगाता उन पैसे की बोलिया जाता है कैपिटल। तो बिजनेस में कैश आ गया 5 लाख, तो 2 लिख दो कैपिटल। सर कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि कैपिटल किसने दी थी, मालिक ने ना। तो मालिक कौन हुआ, गिवर, तो इसलिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर बात तो समझ में आ गई है, लेकिन आराम से हम घर पे जाके दोबारा सोचेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सर ये भी मुकत स्कूल वाली एंट्री हो गई ना, कि पहले 5 लाख रुपए आ गया, फिर 4 लाख रुपए बिजनेस से निकाल के बैंक में चले गए। याद करो वो दिन, आज से 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, शायद 3-4 दिन पहले, जब मैं कहता था किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश भी आ जाए और बैंक भी, उस एंट्री को क्या बोलते थे, कॉन्ट्रा एंट्री। तो मुझे बताओ बिजनेस से अब कैश आया कि गया है, सेकंड टाइम पे कहां पे आया, फिर बैंक में ना। तो बैंक को कर दो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां पे लिख देते हैं सी। तो ऐसा पहली बार ही तो आता है सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री में, जब एलएफ वाले कॉलम को भी हम थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हैं कि ले भाई जी ले अपनी जिंदगी, एक अमाउंट तेरे वाले कॉलम में भी हम लिख देते हैं कितना पैसा बैंक में जमा करवाया, 4 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। अब इसके साथ मैं क्या लिख रहा हूं, और लिख के ना, आप लोग भी लिखो ऐसे सेंटर में, और कंबाइंड एंट्री।
अगर मैं इसकी 2 की जगह 1 एंट्री करूं सर, क्या पेपर में नंबर मिल जाएंगे? आंसर इज यस। आप इसकी ना कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे। अभी हमने 2 एंट्री की थी ना, पहले कैश और कैपिटल की, फिर उसको बैंक में जमा करवाने की, लेकिन ऐसी एंट्री को आप इकट्ठा भी कर सकते हो। बिजनेस में अल्टीमेटली कैश कितना बचा? 1 लाख। बाकी 4 लाख कहाँ गया? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख। कैपिटल कितने की थी? बिजनेस कितने से स्टार्ट किया था? 5 लाख, वो तो 5 लाख ही रहेगा, तो 2 कैपिटल अकाउंट। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो, कोई भी रूल, या तो दोनों एंट्रीज अलग अलग कर लो अगर आपको मुश्किल होती है समझने में, वरना आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। किस विद्यार्थी को, हाँ जी, नवंबर में +2 के, चलो करते हैं बाद में बात। पहले बताओ किस विद्यार्थी को दोनों ऑप्शन समझ में आ गए, ऑप्शन 1 भी ऑप्शन 2 भी आ गए हैं समझ? गुरकिरत आपको आ गई समझ एंट्री, या दोबारा से बताऊं? हाँ जी, अच्छा, कंबाइंड वाली समझ में आई है कि 2 सेपरेट एंट्रीज, या दोनों ही? सेपरेट वाली समझ में आ गई है। चलो, दोनों में से कोई भी किसी को एक ऑप्शन भी समझ में आ गया, पेपर में चलेगा, पेपर में दोनों अलाउड है। ठीक है, चलो एंट्री नंबर 2, ₹50,000 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बैंक। अब यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है क्या पर्सनल यूज के लिए? कहीं पे नहीं लिखा हुआ ना। इन्होंने दुकान से बैंक से पैसा निकाला और कहाँ पे लेके आ गए? ऑफिस में, यानी कि दुकान में। तो ये भी तो कॉन्ट्रा एंट्री है। सर कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, एक बार फिर से बता दो। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है, या तो आप बैंक में कैश जमा करवा रहे हो या बैंक से कैश निकलवा रहे हो, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। पेपर में बहुत पूछी जाती है, व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। तो आप कॉन्ट्रा एंट्री क्या लिखोगे? या तो पैसा बैंक में जमा करवा रहे हैं या फिर बैंक से निकलवा रहे हैं। अब सेकंड एंट्री में देखना, बैंक से पैसा निकलवाया है ना, तो दुकान में कैश आया कि दुकान से कैश गया? दुकान में कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। कौन सी डेट है? 2 अप्रैल। अच्छा जी, कैश अकाउंट डेबिट लिख दिया फिर हमने। और क्या कम हुआ सर? बैंक का बैलेंस। तो जो चीज आती है डेबिट कर दो, जो चीज चली गई उसको क्रेडिट कर दो। तो 2 बैंक अकाउंट। कितने पैसे निकलवाए बैंक से? 50,000। बताओ मैं यहाँ पे क्या भूल रहा हूं? यहाँ पे सी, पहले तो सी, फिर उसके बाद नरेशन, बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। एंट्री नंबर 3 है, 4th डेट की है। परचेज गुड्स 1,40,000, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुधीर। ये एंट्री तो यार अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी आई थी। हमने सामान खरीदा 1,40,000 का, जिसमें से आधा कैश है और आधा क्रेडिट। तो सामान कितने का आया? एंट्री नंबर 4 की परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि सामान खरीद रहे हैं तो परचेजेस लिखते हैं उसको। परचेज अकाउंट डेबिट 140 था ना, 1,40,000। उसमें से हमने कैश कितना पे कर दिया? 70,000। तो जो कैश पे कर दिया तो क्रेडिट में आ जाएगा, और जो क्रेडिट पे खरीदा है तो उसमें पर्सन का नेम आता है। देखना पर्सन का नेम क्या था, किससे खरीदा है? मिस्टर सुधीर से। नरेशन अभी छोड़ दो इस क्वेश्चन में, टाइम कम है, कहीं क्वेश्चन ना रह जाए। कृतिका एंट्री समझ में आई है ये वाली आपको? पक्की बात है। गुरविलास आपको? चंचल समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद 4 के बाद है 7 को। ओहो हो, एग्जाम की एंट्री है। 7th वाली भी आपके एग्जाम की एंट्री है। परचेज बिल्डिंग 2 लाख रुपए की, पेड 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज। प्रॉपर्टी डीलर का नाम सुना है आप लोगों ने, जो ये घर वगैरह खरीदते बेचते वगैरह हैं, ठीक है? तो उनसे हमने क्या किया, 2 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी और 2% ब्रोकरेज लग गया, मतलब 2% आपको कमीशन देनी पड़ गई। तो 2 लाख का 2% निकालो, कितना होता है? 4,000। 2 लाख का 2%, हाँ 4,000 हो गया।
तो मुझे सामान कितने का पड़ा, 2,04,000 रुपए का ना। ऑल्सो, अभी खत्म नहीं हुआ, ऑल्सो इनकर्ड 24,000 ऑन रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन का मतलब रजिस्ट्री नहीं करवाते कि ये बिल्डिंग अपने नाम पे करवा रहे हैं, तो वो अब टोटल खर्चा कितने का हो गया, 2,04,000 प्लस 24,000, 2,28,000 का। पेमेंट फॉर द बिल्डिंग वॉज मेड थ्रू द चेक। बिल्डिंग कितने की थी, 2 लाख की ना। बिल्डिंग के लिए पैसे दिए हमने चेक के थ्रू, एंड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन पेड इन कैश। देखा जाए वैसे इतनी मुश्किल भी नहीं है, एग्जाम की एंट्री है। 2,28,000 रुपए का खर्चा हो गया, जिसमें 2 लाख बैंक के थ्रू चले गए, बाकी जो 28,000 हो गए वो कैश के थ्रू। करो एंट्री। बिल्डिंग कितने की आई टोटल, टोटल बिल्डिंग कितने की हो गई, 2,28,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,28,000 टू बैंक अकाउंट। चेक मैंने दिया था सिर्फ 2 लाख रुपए का, टू कैश 28,000। अब नीचे ना पहले ब्रोकरेज की अमाउंट निकाल लेना। ब्रोकरेज की अमाउंट क्या है, 2 लाख का 2%, वो होता है 4,000। तो कैश में हमने कौन से पैसे किए, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, कैश के ब्रैकेट में आप भी लिख देना, 4,000 ब्रोकरेज वाले प्लस 24,000 रजिस्ट्रेशन वाले। तो इसलिए कैश में जो गए 28,000 रुपये, बैंक के क्रेडिट में गए 2 लाख रुपए। डिम्पल क्लियर है, आगे समझ। 7th के बाद 12 सोल्ड गुड्स टू अरुण 2 लाख। अरुण पेज 1/4 अमाउंट इन कैश। ठीक है, इसकी भी 2 एंट्रीज हैं। पहले अरुण को सामान बेच दो यार, अरुण अकाउंट डेबिट, क्योंकि सामान आपने क्रेडिट पे बेचा ना, पर्सन का नेम है, याद है, जब भी पर्सन का नेम दिया हो ना सिर्फ, तो इसका मतलब है हमने उधार पे बेचा है। अरुण रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ, रिसीवर, क्योंकि उसको सामान मिल रहा है, तो रिसीवर को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। तो अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचे, 2 लाख रुपए का। अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अरुण ने हमें कितने पैसे पे कर दिए, 1/4 था, तो 50,000 हो गए। कैश आया बिजनेस में, अरुण को सामान बेचा, उसने पैसे दिए, बिजनेस में कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण। सर अरुण को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि अरुण गिवर हो गया ना। अब अरुण गिवर हो गया, उसने पैसे दिए हैं। पहले अरुण रिसीवर था तो उसको डेबिट कर दिया, सेकंड एंट्री में अरुण को हमने, अरुण गिवर है तो उसको अब हमने क्रेडिट कर दिया। कोई फिक्स रूल नहीं है, एंट्री के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि रिसीवर है कि गिवर है, कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। 12 के बाद, हाँ जी, कोई गल नहीं, एक एंट्री करन दो। A check of 1,48,000, check of rupees 1,48,000 is received from Arun in full settlement and check is immediately deposited into bank। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपकी 14 डेट वाली एंट्री पता है किससे रिलेटेड है, 12 वाली से। अरुण को कितने का सामान बेचा था अभी अभी आपने, बैग बंद कर दिया, कॉपी, गुरकिरत ऐसे नहीं करना। अरुण को हमने कितने का सामान बेचा था, सर अरुण को सामान बेचा, ये लिखा हुआ है 2 लाख रुपए का, 50,000 रुपए तो उसने पे कर दिया। अब मुझे बताओ अरुण से और कितने पैसे लेने बाकी थे, 150, उसने दिए कितने, 1,48,000। हमारे लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। 14th की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश आया 1,48,000 का, तो मैंने कितने का डिस्काउंट पे कर दिया उसको, डिस्काउंट अलाउड 2,000 टू अरुण 1,50,000। क्लास 430 किस किस की है आप लोगों में से, एक काम करो, जिसकी क्लास है आप चले जाओ, मैं ये क्वेश्चन पूरा खत्म करवा दूंगा, 2-3 मिनट 4 मिनट में खत्म हो जाएगा, बाकी आप घर से ना रिकॉर्डिंग सुन लेना।
2-3 एंट्रीज हैं, कर लेते हैं ना, वरना अगली रिकॉर्डिंग में चली जाएगी बात। रिसीव्ड सम ऑफ 2500 बीइंग रेंट फॉर अ पोर्शन ऑफ बिल्डिंग लेट आउट। अब यहाँ पे क्या है, 28 में ना आपको पैसे मिले हैं 2500 रुपये, जब आपने बिल्डिंग रेंट पे दी है तो आपको 2500 रुपये यहाँ पे मिला है, तो मेरे लिए तो कैश मिला ना मुझे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। 28 की एंट्री करो। 28 में मैंने जगह किसी को किराए पे दी, बदले में मुझे कैश मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितने पैसे थे? 2500। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट वालों को हमने पैसे दिए। कितने पैसे दिए हैं? हिंदुस्तान टाइम्स है कि टाइम्स ऑफ इंडिया है? हिंदुस्तान टाइम्स वालों से ना हमने एडवर्टीजमेंट खरीदी कुछ, जैसे होता है ना कि अपने पैम्फलेट छपवा दिए, फिर वो पैसे लेते हैं, तो मेरे लिए तो खर्चा हो गया, और एक्सपेंसेस हमेशा आते हैं डेबिट में, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने पैसे दिए एडवर्टीजमेंट वालों को? 2000। मतलब 28 की भी 2 एंट्री बन गई। पहले में पैसे आपको मिले हैं इसलिए कैश डेबिट हो गया, सेकंड वाली में आपने कैश पे किया इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। 28 के बाद पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये अपने आप करके दिखाना मुझे, एडवर्टीजमेंट की तरह ही है। स्टेशनरी का खर्चा हुआ, पैसा आया होगा या पैसा गया होगा, और खर्चा कौन सा हुआ, क्या नाम है? स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया। कितनी अमाउंट है? 180। ये भी मेरी तरह फोटो स्टेट करवा के आए होंगे नोट्स। 29 के बाद 30। पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक 1000 एंड शंकर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है ड्राइंग, ये चीज़ मैंने आपको टाइप्स ऑफ ड्राइंग में ऑलरेडी लिखवा दी है। तो जब आपने फायर इंश्योरेंस करवाया तो बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया, तब उसको आप फायर इंश्योरेंस से लिखते हो। जब भी लाइफ का इंश्योरेंस हो ना, लाइफ किसकी होती है? हमेशा मालिक की, जो इंसान होता है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। और पैसे दोनों ही चेक के थ्रू पे किए हैं, तो टोटल कितना पैसा गया हमारी दुकान से? 5000 ना, बैंक में से गया, तो करो एंट्री। फायर इंश्योरेंस डेबिट, फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। फायर इंश्योरेंस में कितने पैसा खर्च किया हमने? 1000। और जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको इंश्योरेंस नहीं लिखते, लाइफ इंश्योरेंस को लिखते हैं ड्राइंग्स। कंबाइंड भी कर सकते हैं, अभी फर्स्ट टाइम आई है ना तभी मैंने सेपरेट करवा दी है। हाउ मच ड्राइंग्स? हाँ जी 4000। सर एक बार हमें कंबाइंड भी बता दो। अगर मुझे कंबाइंड एंट्री करनी होती तो मैं करता फायर इंश्योरेंस डेबिट 1000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4000 टू बैंक 5000। देखा जाए है तो आसान ना। बस लास्ट एंट्री पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, ये भी बड़ी आसान है, 29 की तरह ही तो है ये भी। ऑफिस क्लीनिंग यानी कि ऑफिस के खर्चे, मतलब वो झाड़ू पोछे के खर्चे, सिंपल देसी भाषा में। तो झाड़ू पोछों के खर्चों को ना आप 2 तरह से लिख सकते हो, आप यही लिख दो, ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना खर्चा हुआ क्लीनिंग पे? 200 रुपये। हाँ ठीक है, झाड़ू पोछे वाले इतने ही तो लेके जाते हैं। ठीक है, होमवर्क आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ मैं।